इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या करना है हमें इसके अंदर, ये पढ़ना है कि जो डिमांड में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि प्राइस में जब चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। पर हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगी वो चीज़ें स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो जरा इलास्टिसिटी के बारे में अगर बात करें तो इलास्टिसिटी 3 तरीके से कैलकुलेट की जाती है इन रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी कहलाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी कहलाएगा ये है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होगा कि कीमत के परिवर्तन होने पर मांग में कितनी परिवर्तन होता है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, ठीक है जी। सेकंड है हमारा इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी के अंदर क्या पढ़ेंगे कि अगर कंज्यूमर के इनकम में अगर चेंज आ रहा है तो प्राइस में कितना वो डिमांड में कितना चेंज आएगा, ठीक है, ये होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस, लास्ट क्लास में बताया था क्रॉस इलास्टिसिटी क्या था। अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर में क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अदर गुड्स में के अगर प्राइसेस में अगर चेंजेस आ रहा है, अदर फैक्टर नहीं, अदर गुड्स के अगर प्राइसेस में चेंजेस आ रहा है तो उसकी वजह से जो हमारे अपनी जो गुड्स है उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये कहलाता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आई बात। अब जरा देखो, किसी का भी अगर चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन, अगर प्राइस का है तो प्राइस, इनकम का है तो इनकम, और क्रॉस इलास्टिसिटी तो अदर वस्तु का, अदर जो गुड्स है उसके प्राइस है तो उसके, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आई बात। अच्छा, अब एक चीज समझिए कि ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमें पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, ठीक है, कि अगर वस्तु की कीमत में बदलाव आता है तो डिमांड में कितना चेंजेस आएंगे, ठीक है जी। अब जरा चेंजेस आएंगे जो, तो उसको एक अलग केस में समझते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी को किस तरीके से समझा जाता है, उसके कितने टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी को मैं लिख देता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो पहला केस क्या बनता है, पहला केस बनता है आपका कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी, छोटा डी लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, वो सॉरी 1 हो। दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज्यादा है, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। और एक और केस है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत। ये 5 केसेस हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे और चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, ये जो चेंज ये प्राइस के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो ईडी इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा इतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी। अगर डिमांड की, अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है, ये आपका प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ठीक है, ये ओ था। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। और अगर इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब दोनों में जो चेंजेस आएंगे ना वो 1 आना चाहिए। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, हम लोग लिखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। इक्वल का मतलब है 1 आना चाहिए
अगर इन दोनों काटेंगे तो सेम नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा तो कट जाएगा। जैसे 2/2 आ गया, 5/5 आ गया तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का है कि जितना चेंज क्वांटिटी में आएगा उतना ही चेंज जो है वो प्राइस में आएगा। तो प्राइस जो है जितना जहाँ P बढ़ के P1 हो गया तो क्वांटिटी घटा, तो क्वांटिटी घटाने में आप क्या करोगे कि एग्जैक्टली उतना घटाओगे जितना यहाँ चेंज आया है। तो इतना जितना चेंज आया उतना ही मैं अगर यहाँ से करूँ तो ये जो लाइन इस तरीके से कुछ बनेगी, ठीक है। अब ज़रा देखो कि Q से Q1 हो गया, ठीक है, और ये जो डिमांड है वो डिमांड कर्व इस तरीके का बनेगा। प्राइस बढ़ के P से P1 हुआ तो क्वांटिटी घट के Q से Q1 हो गया। जो गैप है P से P1 के बीच का, Q से Q1 के बीच का, ये इक्वल रहेगा। ये वाला गैप और ये वाला गैप इक्वल रहेगा, तो ये कहलाएगा आपका ED इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस, ED इज ग्रेटर देन 1 अगर है तो क्या करेंगे। ग्रेटर देन के केस में क्या होगा कि आपका डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस केस में डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा और डिमांड में ज़्यादा। यहाँ पे डी की तरफ है ना फेस, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस में चेंज मान के चलिए इतना आया तो क्वांटिटी में चेंज देखो इतना आ गया, मतलब P से बढ़ के P1 हुआ तो क्वांटिटी Q से घट के Q1 हो गया। थोड़ा सा प्राइस घटा, डिमांड बहुत ज़्यादा घट गया। वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा और डिमांड बहुत ज़्यादा घट गया, ना चेंज इन प्राइस जो है वो कम है, चेंज इन डिमांड ज़्यादा है। ये देखो ना डिमांड की तरफ फेस खुला हुआ है इसका, ठीक है, होगा ये डिमांड ज़्यादा है, ED इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा लेटा हुआ बनेगा ऐसे करके, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका जो आंसर आएगा ये भी 1 से ज़्यादा आएगा, ऐसे केसेस में आंसर इसका 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या लिखोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, डिमांड कम है, डिमांड कम है, समझ में आई बात। तो डिमांड कम है तो डिमांड कम का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये है, ये P है, ये Q है। प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आया, ठीक है, प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, उसके बावजूद क्वांटिटी में कम चेंज आया। देखो घटना बढ़ना से फर्क नहीं है, मैंने क्या किया, चेंज की बात करी है। तो प्राइस में P से गिर करके P1 हो गया तो क्वांटिटी बढ़ना चाहिए था, तो बढ़ा तो सही, पर देखो कितना कम बढ़ा है, सिर्फ इतना सा, मतलब चेंज देखो इसके अंदर और इसके अंदर चेंज देखो कितना ज़्यादा है। आई बात समझ। तो इसका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा खड़ा बनता है इस तरीके से। अरे यार को टच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टेढ़ा ही जा रहा है। कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया क्या मेरी आंखों का, अब ठीक है, ठीक है, ये डिमांड कम बन गया, समझ में आएगा। और इसका जो आंसर आएगा ये 1 से कम आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा, ठीक है। डिमांड कभी माइनस में नहीं आता, आंसर याद रखना, डिमांड का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। 0 आ सकता है मिनिमम, ठीक है, पर 0 से ऊपर ही आएगा, 0 आएगा 0 से ऊपर आएगा, पर 0 से नीचे मतलब माइनस में नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर ED इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, मतलब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, D इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब कहने का यह है कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए डिमांड पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका जो है ये है आपका P और ये आपका क्वांटिटी है, ठीक है। और प्राइस बढ़ा बट स्टिल डिमांड जो है सेम है। D था, जब प्राइस P1 हो गया तो डिमांड जो है वो D1 हो गया, बट इसके अंदर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। क्वांटिटी पहले भी OQ कंज्यूम करी जा रही थी और अभी भी OQ ही कंज्यूम की जा रही है, समझ में आई बात, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ED इज इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट है ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि डिमांड अनंत तक बदलेगा, अनंत तक बदलेगा, अनंत, इनफाइनाइट अनंत, मतलब कहने का प्राइस में चेंज ही नहीं होगा, डिमांड अपने आप ही चेंज हो जाएगा, समझ में आई बात। तो जरा देखो जी इसके अंदर क्या है कि ये है आपका P और ये आपका Q।
प्राइस में कोई चेंज नहीं आया फिर भी डिमांड घट रही है बढ़ रही है अपने आप। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है, ठीक है, ये डी था, ये D1 हो गया। समझे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओ सॉरी हाँ, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है और डिमांड घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, वो चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये कहलाता है क्या, ED इज इक्वल टू इनफिनाइट। समझ में आया, ये इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है, 5 केसेस थे, पांचों केसेस के ग्राफ। ठीक है, अब जरा समझो, इसके बाद फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि प्राइस जो है वो चेंज की बात कर रहा है, तो पहले प्राइस P था, फिर चेंज होकर के P1 हो गया, और क्वांटिटी Q था तो Q1 हो गया। मतलब ये बाद वाली क्वांटिटी, 1 जो लगा हुआ है वो बाद वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, तो P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, ये परसेंटेज निकलेगा किसका, क्वांटिटी है ना, तो सॉरी क्वांटिटी ऊपर लिखेंगे ना, गलत कर दिया, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100 अपॉन में P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, इस 100 से 100 कट जाएगा, है ना। अब जरा समझो, इकोनॉमिक्स के अंदर ना 2 लेवल का जो डिफरेंस होता है ना उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो Q1 माइनस Q को मैं क्या कहूंगा, डेल्टा Q, क्या कहूंगा, डेल्टा, और डेल्टा बनता है ऐसे ट्राइंगल की फॉर्म में। ठीक है, डेल्टा Q अपॉन में Q अपॉन में डेल्टा P अपॉन में P। ठीक है, इसको अगर मैं नीचे वाले को पलट के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगा, डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू P चले जाएगा ऊपर और Q चले जाएगा, वो डेल्टा P चले जाएगा नीचे, तो ये जाएगा P अपॉन में डेल्टा P। समझ में आई बात। अब ये फॉर्मूला जो है ये पूरा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को रीडिफाइन करके मैं अलग से लिखता हूं। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, हम यूज करने को तुम किसी भी लेवल का यूज कर सकते हो, ये भी 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 कर सकते हो। ठीक है ना, बस मैं डेराइव कर रहा हूं इसको। तो ये डेल्टा Q अपॉन में Q को ऐसे रहने दिया मैंने, डेल्टा Q अपॉन में Q को ऐसे रहने दिया मैंने, इनटू में अगर मैं डेल्टा P को इधर और Q को इधर लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्यों मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको लिख रहा हूं डेल्टा P, ताकि दोनों डेल्टा एक तरफ आ जाए, और ये P ऊपर ही था और Q नीचे था, तो मैंने P और Q को ऐसे लिख दिया, P अपॉन में Q। और साइन हम माइनस का इसलिए लगा देते हैं यहाँ पर क्योंकि डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर आप माइनस साइन लगाओ आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और मैंने अभी बताया कि डिमांड कभी माइनस में नहीं होती है। समझ गए बात। तो उसको पॉजिटिव आंसर लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं। तो यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन। समझ में आई बात। ये फाइनली माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब जरा देखो ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना मुझे तो खाली, बाकी कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये भी दे देता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दे दिया और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे दिया, दोनों को अपोन में रख के काट दो, आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट दे दिया। कभी कभी ऐसा रहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दे दिया और P1 दे दिया, P दे दिया। समझ में आया बात। तो इसको तो मैं ऐसे निकाल लूंगा P1 अपॉन में P इंटू में 100 करके, और इसका मैं डायरेक्ट परसेंटेज लिख दूंगा इंटू में 100, वो इक्वल टू डिवाइड करके निकाल दूंगा। वो तो किसी भी तरीके से दे सकता है। ठीक है ना, तो वो छोटी मोटी मैथ है। अब हम लोग जो है फॉर्मूला एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन दे रखा है, सपोजिंग द इनिशियल, एग्जांपल 1 है, सपोजिंग इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4। स्टार्टिंग में प्राइस जो था वो 4 रुपए का था, और जब 4 रुपए का था तो एंड द इनिशियल डिमांड इज आइसक्रीम इज 1। तो डिमांड कितनी हो रही थी, तो डिमांड को क्यू से लिखूंगा 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल टू 2, आइसक्रीम के जो प्राइस है वो गिर करके 2 हो गया, तो क्वांटिटी कितना हो गया, क्वांटिटी हो गया 4 हो गया, क्वांटिटी 4 हो गया। ठीक है, जरा लगाइए फॉर्मूला। ठीक है, क्या था, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q, यही था ना। तो डेल्टा Q का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था, Q1 माइनस Q अपॉन में P1 माइनस P इंटू में P अपॉन में Q। ठीक है,
तो रखिए वैल्यू अब Q1, ये रहा, ये Q1 है, ये P1 है, ठीक है। तो Q1 तो 4 - 1 अपॉन में P1, 2 - 4, 2 - 4, ये माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। 2 - 4 इंटू में P है 4 और Q है 1, ठीक है। क्या आएगा, -4 में से 1 गया 3 और 2 में 4 गया -2 अपॉन में इंटू में 4 अपॉन में 1, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 में से 1 गया 3, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे दे रखा है, देखो। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इज 5, अगर गुड्स की जो प्राइस है वो 5 रुपए है, प्राइस जो है वो 5 रुपए है, ठीक है। एंड द कंज्यूमर बाय 20 यूनिट, तो कंज्यूमर 20 यूनिट बाय करता है, क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 यूनिट बाय हो गई, ठीक है। व्हेन द प्राइस चेंज टू 7, अगर प्राइस 7 हो जाती है तो P1 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो क्वांटिटी पे क्या असर पड़ रहा है, क्वांटिटी जो है वो 12 यूनिट हो जाती है, क्वांटिटी जो है वो Q1 12 यूनिट हो जाती है। लगाएं फॉर्मूला, माइनस डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P अपॉन में Q, तो Q1 माइनस Q अपॉन में P1 माइनस P इंटू में P अपॉन में Q, माइनस का साइन, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, हाँ क्या बटे में नहीं आएगा वो, फॉर्मूला तो लिखा है। Q1 कितना है, 12 माइनस 20 अपॉन में P1 7 - 5 इंटू में P है 5 और Q है 20, ये साइन माइनस का, ठीक है जी। तो ये 5 से 4 काट देता हूँ 4 बार में, है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 में से 20 गया माइनस का माइनस, और ये माइनस का 8 अपॉन में 2, सिर्फ 2 इंटू 1/4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 4, 1 आंसर आ गया।